परछाई एपिसोड 157। अब आगे। निशा डरते हुए सुहानी का हाथ पकड़कर कहती है, सुहानी। सुहानी आंखों में खौफ लिए कहती है, वो आ रहा है। सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक भी डरते हुए विशिंग वेल को ही देखने लगते हैं। उनके दिमाग में बार बार 3 साल पहले का वो सीन चल रहा था, जब उन्होंने उस साय को पहली बार देखा था और उस साय ने युवराज को विशिंग वेल में खींच लिया था। धीरे धीरे उन मंत्रों की आवाज और भी तेज और भयानक होती जा रही थी। अब वो आवाज उन तीनों की सहने की क्षमता से बाहर हो चुकी थी। वो तीनों उस आवाज से परेशान होकर अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते हैं। उस अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीच वो आवाजें किसी भी की इंसान को अंदर तक झकझोर सकती थी। कुछ ही पलों में वो साया धीरे धीरे उस कुएं से बाहर आने लगता है। जैसे जैसे वो साया बाहर आता जा रहा था, डर से निशा, सुहानी और विवेक के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो अपने कान बंद किए हुए खामोशी से उस साये को ही देख रहे थे। कुछ ही पलों में वो साया विशिंग वेल के ठीक ऊपर हवा में था और अब उस मंत्र की आवाज बंद हो गई थी। वो साया मृदुला से कहीं ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसे देखकर सुहानी, निशा और विवेक अपनी जगह पर जम गए थे। तभी उन्हें आदमी की एक भयानक आवाज सुनाई देती है, आज शिकार खुद चलकर यहाँ आया है। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि उन तीनों ही हालत और भी खराब हो गई थी। सुहानी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर डरते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ लोगों को मार क्यों रहे हो? उस साए से फिर से वही भयानक आवाज आती है, तुम मेरी आहुति हो। सुहानी फिर से कहती है, आहुति मतलब? इधर निशा और विवेक ये देखकर बहुत हैरान थे कि इस सिचुएशन में भी सुहानी उस साए से बात करने की हिम्मत कहाँ से जुटा पा रही है। उस साए से फिर से आवाज आती है, मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। उस साए की बात पूरी होते ही वहां फिर से वही मंत्र गूंजने लगता है। सुहानी, निशा और विवेक फिर से अपने कान बंद कर लेते हैं। वो उस आवाज की सह नहीं पा रहे थे। मंत्र के पूरे होते ही वो साया तेजी से उन तीनों की तरफ बढ़ जाता है और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता। सुहानी समझ जाती है कि अगर उस साए ने उन तीनों का एक चक्कर लगा लिया तो उनका भी वही हाल होगा जो बाकी के लोगों का हुआ था। सब कुछ जानते हुए भी सुहानी कुछ कर नहीं पाती और अगले ही पल वो साया बड़ी तेजी से उन तीनों के करीब आकर उनका एक चक्कर लगाने लगता है। उस साए के ऐसा करने पर सुहानी, निशा और विवेक को डर और तकलीफ का वो एहसास होता है जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे ही वो साया उन तीनों का आधा चक्कर लगा लेता है, वो वहीं रुक जाता है। जब तक उन तीनों को कुछ समझ आता है तो उन्हें एहसास होता है कि वो साया सुहानी के ठीक पीछे खड़ा है। अब डर से उनकी पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो साया कुछ देर तक सुहानी के पीछे ही खड़ा रहता है और फिर उसके करीब आकर पीछे से अपनी उसी भयानक आवाज में कहता है, ये असंभव है। ये सुनकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले ही पल वो साया हवा के उड़ते हुए उन तीनों से कुछ दूर सामने आकर रुक जाता है। उस साये से गुस्से से भरी आवाज आती है, तुम यहाँ नहीं हो सकती, तुम्हारा अस्तित्व असंभव है। निशा और विवेक अब बहुत ज्यादा डर गए थे और डर की वजह से उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन सुहानी हिम्मत करके फिर से कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कहते ही सुहानी को अपने हाथ पर किसी ठंडी चीज का एहसास होता है और अगले ही पल उसे समझ आता है कि निशा उस साए से छुपकर सुहानी को कोई धातु पकड़ा रही है। सुहानी इससे थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन उसे ये बात समझने में देर नहीं लगती कि वो और कुछ नहीं बल्कि वही कटार है जिससे विवेक ने भैरवनाथ को मारा था। सुहानी निशा से वो कटार लेकर पीछे से विवेक को पकड़ा देती है। विवेक को समझ आ जाता कि अब उसे क्या करना है। वो फौरन सुहानी से वो कटार ले लेता है। इधर वो साया सुहानी, निशा और विवेक के सामने हवा में था। वो फिर से अपनी उसी आवाज में कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसी वक्त तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। सदियों बाद तुम जैसे किसी को मारकर मुझे बहुत शांति मिलेगी। ये कहकर वो साया फिर से उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। इससे पहले वो साया उन तीनों तक पहुंच पाता, विवेक उस कटार से साए पर वार कर देता है। वो कटार साए के आर पार चला जाता है और वहां एक भयानक चीख गूंजने लगती है। वो साया अपनी जगह पर ही रुक जाता है। ये देखकर सुहानी घबराते हुए कहती है, जल्दी निकलो यहाँ से। वो कटार उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। सुहानी के ऐसा कहते ही वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। वो तीनों कार के पास पहुंचते हैं और पूरी स्पीड से ड्राइव करते हुए वहां से चले जाते हैं। विवेक इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था और निशा उसे बगल में बैठी थी। पीछे बैठी सुहानी निशा से कहती है, निशा, तुमने बचा लिया आज, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। सुहानी की बात पूरी होते हुए विवेक कहता है, सच में?
आज तुम नहीं होती तो वो साया हमें मार ही डालता और कल विशिंग वेल के पास हमारी लाश मिलती। तभी विवेक के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो क्यूरियस होकर निशा से कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि वो कतार कुछ देर तक उस साय को रोक सकती है? निशा जवाब देती है, मुझे नहीं पता था। निशा का जवाब सुनकर सुहानी और विवेक उसे हैरानी से देखने लगते हैं। निशा आगे कहती है, तुम दोनों को सामेरा का कटार याद है जिस मृदुला ने युवराज सर पर हमला किया था? सुहानी और विवेक हाँ में अपना सर हिला देते हैं। निशा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, युवराज सर ने हमें बाद में बताया था कि वो कटार सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता था और शायद इसीलिए समायरा ने उसका इस्तेमाल होने के बाद उसे अपने साथ नहीं रखा। लेकिन इस कटार के साथ ऐसा नहीं है। समायरा ने उसे विवेक को देकर कहा था कि अब से वो कटार विवेक का है। इसका मतलब साफ है कि बाबा ने उस कटार को सिर्फ भैरवनाथ को मारने के लिए नहीं बनाया था। वो जानते थे कि हमें उसके आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे लगा कि उस कटार को साथ लेकर जाना चाहिए, शायद वो हमारे कुछ काम आए। और वो सच में वो हमारे काम आ गई। निशा की पूरी बात सुनकर सुहानी और विवेक उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। विवेक निशा की तारीफ करते हुए कहता है, निशा यू आर जीनियस। निशा अपने बाल ठीक करते हुए कहती है, आई नो दैट। सुहानी भी निशा की तारीफ करते हुए कहती है, यार निशा, सच में तेरे पास हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। निशा फेक एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, अरे मैंने तो उस साई की तपस्या भंग की है, तो ये छोटे मोटे काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। विवेक निशा की खिंचाई करते हुए कहता है, अब ज्यादा हो रहा है। मुझे पता है कि उस साई को देखकर तुम्हारी क्या हालत हो गई थी। ये सुनकर निशा अपना मुंह बना लेती है। सुहानी परेशान होते हुए कहती है, लेकिन हम तो उस कतार को वहीं छोड़ आए हैं। विवेक ड्राइव करते हुए कहता है, डोंट वरी अबाउट इट, वो विशिंग वेल के पास ही है, वहां कोई नहीं जाता। मैं कल सुबह उसे लेकर आ जाऊंगा। अभी हमें युवराज सर के वापस आने से पहले घर पहुंचना होगा। ये सुनकर निशा हंसते हुए कहती है, युवराज सर और समायरा की शक्ल देखने लायक हो गई होगी जब उन्हें पता चला होगा कि हमने उन्हें उल्लू बना दिया। निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी हंसने लगते हैं। निशा आगे कहती है, बहुत स्मार्ट समझते हैं ना दोनों अपने आप को। अब उन्हें समझ आ गया होगा कि अब हम 3 साल पहले वाले मासूम बच्चे नहीं हैं जिन्हें वो अपने हिसाब से चला सकते थे। सुहानी भी सीरियस होकर कहती है, एग्जैक्टली, अब हम टीम तभी बनेंगे जब हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी होगी, वरना नहीं। विवेक भी कहता है, आई टोटली एग्री। इधर युवराज अपने अपार्टमेंट में अपने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। युवराज का गुस्से से लाल चेहरा देखकर समायरा भी उसके पास जाकर उसका फोन देखने लगती है। वो फुटेज देखकर दोनों को एक बात का डर लगने लगता है कि कहीं वो लोग विशिंग वेल के पास तो नहीं चले गए। युवराज और समायरा दोनों ही जानते थे कि वो तीनों ऐसा पहले भी कर चुके हैं। वो फुटेज देखते ही युवराज और समायरा एक दूसरे को देखते हैं और फौरन भागते हुए उस अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं। युवराज समायरा से काफी तेज था। वो पहले बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और अपनी कार पूरी स्पीड में विशिंग वेल की तरफ बढ़ा देता है। युवराज के बाद समायरा बाहर आती है और वो अपनी बाइक से विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में युवराज की कार विशिंग वेल के पास आकर रुकती है। अब तक 4 बजे गए थे और वो लोग वहां से जा चुके थे। युवराज बौखलाहट के साथ कार से बाहर आता है और विशिंग वेल के पास जाकर चारों तरफ देखने लगता है। वहां उसे सुहानी, निशा और विवेक दिखाई नहीं देते। तभी युवराज की नज़र कुएं के पास पड़े उस कतार पर जाती है। वो फौरन उस कतार के पास जाकर उसे उठाते हुए देखने लगता है। उस कतार को देखकर युवराज समझ जाता है कि सुहानी, निशा और विवेक कुछ देर पहले यहीं आए थे। ये सोचकर ही युवराज की धड़कन बढ़ने लगी थी कि यहाँ उन तीनों के साथ क्या हुआ होगा। युवराज ये सोच ही रहा था तभी समायरा की बाइक उसके पास आकर रुक जाती है। युवराज के हाथ में वो कतार देखकर समायरा समझ जाती है कि वहाँ क्या हुआ होगा। युवराज वो कतार जमीन पर पटककर उस कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। उसे डर था कि कहीं वो साया सुहानी और उसके दोस्तों को कुएं के अंदर तो नहीं ले गया। युवराज जानता था कि वो साया कितना शक्तिशाली है और वो उसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन सुहानी, निशा और विवेक को बचाने के लिए वो उस कुएं के अंदर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। युवराज को कुएं की तरफ बढ़ते देख समायरा कतार को उठाते हुए कहती है, हो सकता है वो लोग उससे बचकर अब तक घर पहुंच चुके हो। उस कतार को देखते ही समायरा समझ गई थी कि अभी अभी उसका इस्तेमाल किया गया है। समायरा के ऐसा कहने पर युवराज वहीं रुक जाता है और अपना फोन निकालकर अपने घर का सीसीटीवी फुटेज फिर से देखने लगता है।
उस फुटेज में युवराज उन तीनों को दीवार से कूदकर घर के अंदर जाते हुए देख लेता है। ये देखकर युवराज का मन शांत हो जाता है। युवराज का रिएक्शन देखकर समायरा समझ जाती है कि अब सब ठीक है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो तीनों उस साए का सामना करने के बाद भी जिंदा बच गए हैं। समायरा को अब किसी भी हालत में उन तीनों से बहुत से सवालों के जवाब चाहिए थे। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि इस बार उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है। सुहानी और उसके दोस्त समायरा से नाराज थे। वो ना समायरा को और ना ही युवराज को कुछ भी बताने के मूड में थे। युवराज को इस वक्त इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर सुहानी को देखना चाहता था। इससे पहले समायरा युवराज से कुछ कह पाती, युवराज बड़ी तेजी से वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में युवराज दीवान विला के अंदर जाकर अपने रूम में पहुंचता है। अंदर आते ही युवराज देखता है कि सुहानी इस वक्त ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी। सुहानी की आंखें तो बंद थी, लेकिन अब तक उसे नींद नहीं आई थी। उसके दिमाग में कुछ देर पहले का इंसिडेंट चल रहा था। सुहानी को सेफ देखकर जहां युवराज के दिल को सुकून मिलता है, वहीं इस वक्त उसे सुहानी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो फौरन सुहानी के पास जाता है और अगले ही पल वो ब्लैंकेट सुहानी पर से हटाकर नीचे फेंक देता है। युवराज बेड पर बैठकर सुहानी को उठाकर बैठा देता है। युवराज के अचानक की गई इस हरकत से सुहानी घबरा जाती है और वो डरते हुए युवराज को देखने लगती है। युवराज सुहानी की बाहों को कसकर पकड़ लेता है और उसके बिल्कुल पास जाकर गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम खुद को समझती क्या हो? सुहानी को ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज को अब सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए कहती है, युवराज सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सो रही थी। युवराज सुहानी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, इनफ। मुझे पता है कि तुम तीनों आज रात विशिंग वेल के पास गए थे, तो अब ये ड्रामा बंद करो। ये सुनकर सुहानी के चेहरे पर भी घबराहट की जगह गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो भी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, और आप भी। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज की पकड़ सुहानी के हाथों पर लूज हो जाती है और उसका गुस्सा भी कम होने लगता है। युवराज खुद को संभालते हुए कहता है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो। सुहानी युवराज की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, तो क्या युवराज सर, क्या कर लेंगे आप? युवराज कुछ नहीं कहता, वो सुहानी का गुस्से से लाल चेहरे को एकटक देख रहा था। सुहानी आगे कहती है, आपको पता है, आज उस विशिंग वेल के पास वो साया मेरे सामने था और उसने हमें मारने की कोशिश भी की। उसे देखकर मुझे डर तो लगा, लेकिन उतना भी डर नहीं लगा। पता है क्यों? सुहानी की बातें सुनकर युवराज हैरान रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस साए का सामना करने के बाद भी सुहानी जिंदा है। वो बस सवालिया नजरों से सुहानी को ही देखने लगता है। सुहानी आगे कहती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के सबसे बड़े डर का सामना कर लिया है और वो डर आपको खोने का था। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। यू नो वॉट, अब तक मुझे लग रहा था कि शायद आप पर किसी ने वशीकरण किया है या मेरी तरह आपकी मेमोरी जा चुकी है, जिस वजह से आपने मुझे खुद को दूर कर दिया। इसी वजह से अब तक मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं थी, लेकिन इतने दिन आपके साथ रहने के बाद अब मुझे पता चल गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने ये सब जानबूझकर और पूरे होशोहवास में किया है और मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। और रही बात आपकी धमकी की, तो मैं आपको बता दूं कि न अब मुझे आपसे डर लगता है और ना समायरा से। मैं उस साए को खत्म करके रहूंगी। आप मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। ये कहकर सुहानी अपने बेड से नीचे उतरकर जमीन पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट उठाती है और बेड में आकर उसे ओढ़कर फिर से सो जाती है। युवराज बस सुहानी को देखता रह जाता है। सुहानी की खुद के लिए नाराजगी देखकर युवराज को बहुत तकलीफ हो रही थी, और साथ ही अब उसे एहसास भी हो चुका था कि उसके दूर होने की वजह से सुहानी अब काफी बदल चुकी है। वो पहले से और भी ज्यादा ब्रेव और स्ट्रांग हो गई है। युवराज के पास सुहानी से कहने के लिए अभी कुछ नहीं था। वो लाइट्स बंद करके अपने काउच पर आकर सो जाता है। सुहानी, निशा और विवेक इस वक्त अपने अपने कमरे में बेड पर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। तीनों के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, आखिर उस साए ने ऐसा क्यों कहा कि सुहानी का अस्तित्व असंभव है। आगे की स्टोरी के लिए कल का इंतजार करें।